नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। सभी लोग जवाब दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द कौन सा है। आपको अशुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है। और जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अगर देखा जाए अशुद्ध शब्द जो है आपका निरपराध हो जाएगा। निरपराध क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि निरअपराध जो है आपका निर्धन अपराध जो होता है निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर राप्याक मात्रा लगा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। बताइए अमृत का एक पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अमृत का एक पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए रसाल, रसाल जो होता है बेसिकली आम का पर्यायवाची होता है, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर याद रखिएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। कौन सा सर? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो संबंध कारक वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें संबंध कारक की जो विभक्ति है क्या है, संबंध का की के रारी रे, इसका यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित जो भाग है वो कौन सा पदबंध है। तो ये देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देश भर के युवा ये क्या है, बेसिकली क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब देखिए यहाँ पर 4 का आना शुरू हो गया है। क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही बात है सर। 4 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्न में कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है। बताइए निम्न में कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कर्मवाच्य मैंने आपको बताया था जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखा जाए तो कर्मवाच्य की प्रधानता है, क्योंकि पत्र आपका एक कर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा वेदना, वेदना की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अलावा और सारे आपके पुल्लिंग है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखा जाए तो उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो क्रिया विशेषण कह रहा है, क्रिया की विशेषता, यानी कि यहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उस पहाड़ी के जो पीछे है ये वाक्यांश जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएँ मानी गई हैं। बताइए वियोग श्रृंगार जो होता है उसकी कितनी दशाएं मानी गई हैं। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो टोटल याद रखिएगा 10 दशाएं मानी गई हैं। तो उसमें से जैसे आपका अभिलाषा है, चिंता है, स्मृति है, उद्वेग है, गुण है, और क्या हो सकता है सर आपका, और बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में नहीं आ रहा, कथन, प्रलाप, उन्माद, ऐसी हैं। तो यह कि टोटल आपकी 10 होती हैं। तो बस ये याद रखिएगा 10। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय जो है आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाप रे बाप, बाप रे बाप कभी लोग प्रशंसा सूचक में नहीं बोलते हैं। वो जब क्या बोलते हैं बेसिकली, जब कोई आश्चर्यचकित या किसी चीज़ को देखकर गुस्सा होते हैं या शोक के समय भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपविराम का चिन्ह है। बताइए उपविराम का चिन्ह है। उपविराम क्या होता है? सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो आपका ये होता है, ये जो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है ना, ये आपका दोस्तों उप विराम का चिन्ह होता है। जैसे कामायनी के आगे ऐसे लगा दो कामायनी, और उसके आगे एक लगा दो एक अनुशीलन, रामायण एक ग्रंथ,
तो वो यूज़ किया गया ऐसा लगता है, ये आपका उपविराम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास ये कौन से काल के कवि हैं? तो बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए ये जो है आपके भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आधुनिक काल में टिक नहीं किया था, मैं क्वेश्चन पर टिक कर रहा था। तो यहाँ पर भक्ति काल जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आपसे कह रहा है कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत, ध्यान से देखिएगा और जवाब देखिए यहाँ पर अजंत का जवाब आना शुरू हो गया है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर। 13 में अगर देखा है जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? अजंत की बात कर रहा है ना, तो अच प्लस अंत यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो प्रत्येक की बात करते हैं। प्रत्येक जो है प्रतिधन एक यानी कि इसका जो प्रयोग होता है सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? बताइए, क्षणिक का विलोमार्थी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्षणिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो विलोमार्थी होता है ये आपका शाश्वत होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यहाँ पर आपको वाक्य में कौन सी त्रुटि है आपको ये पहचानना है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य की त्रुटियाँ आपको सुधारनी है। क्वेश्चन नंबर 16, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अगर देखा जाए यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है तथापि, तथापि यहाँ पर लगना चाहिए था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मेला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर अलंकार आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यमक अलंकार है। बिल्कुल सही जवाब देखिए, दोनों का आ रहा है, सभी का आ रहा है, यमक अलंकार है। यहाँ पर देखिए मन जो है, मन का प्रयोग 3 बार हुआ है। मन का जो प्रयोग है आपका 3 बार हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मन का जो 3 बार यूज हुआ है, उसके जो अर्थ है आपके अलग अलग है। एक तो आपका मन का यानी कि चित्त का, एक मन का जो यहाँ पर जो एक ये मन का दिया गया है, आपका मन का मतलब होता है मन माला का मोती, और एक जो आपका मन का दिया गया है इसका मतलब आपका हृदय का मोती यानी कि विचार। तो यहाँ पर याद रखिएगा मन का यानी कि मन के विचार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा हास्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपका यहाँ पर रुदन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कोई की बात करते हैं तो जो कोई शब्द है वो आपका एक अनिश्चय, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सही संधि विच्छेद के यहाँ पर चुनना है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर सही संधि विच्छेद उपर्युक्त के लिए, तो ऊपरी धन उक्त, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी धन उक्त यानी कि ऑप्शन नंबर जो लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और ये बेसिकली आपका उपर्युक्त हो जाए यानी कि यड़ संधि का उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर दीजिए और कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर दीजिए। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपका कि कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं। फटाफट सब जवाब दीजिए सभी लोग।
21 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कृपया आप ही, यहाँ पर देखा जाए तो कृपया आप ही, इस वाले शब्द की बात करते हैं, तो कृपया आप ही ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ही के साथ कृपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ही यहाँ बताने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पर एक कृपा लग गया तो एक बार 10 बार कृपया थोड़ा लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो आपसे कह रहा है कि दुम दबाकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? दुम दबाकर भागना, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डराकर भागना या दुम दबाकर भागना, यानी कि खुद डर के भागा जा रहा है ना यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डर कर भागना। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए कि कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? बताइए कौन सा वाक्य आपका सातत्य बोधक भविष्य काल में है? 23 का सभी लोग जवाब दीजिए। 23 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 23 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। आपका अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो ये आपका सातत्य बोधक भविष्य काल हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है टेस्टिमोनियल, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? टेस्टिमोनियल बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो इसका हिंदी अनुवाद होता है वो गवाही प्रदान, प्रमाण पत्र, भेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो आपसे कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कालिंदी के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो पर्यायवाची है आपका क्या होता है? यमुना होता है। क्या होता है दोस्तों? यमुना होता है। तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। क्या हो जाएगा बताइए? तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिर या अतिरस्यो नहीं होते हैं, यहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। विकृत व्यवहार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के व्यवहार वर्णन से उत्पन्न क्या होता है? तो जवाब देखिए 27 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हास। क्या होता है भाई? आप थोड़ा सा उल्टा इधर व्यवहार करो, ऐसे मतलब इधर उधर करके दिखाओ, तो उससे क्या होगा? हाथ से रसी तो उत्पन्न होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण का जवाब दिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर 28 का जवाब आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लंबाई, समझ, बुढ़ापा और शांत, तो यहाँ पर देखिए 28 में देखा जाए तो आपका जो शांत है ये आपका एक गुणवाचक विशेषण है। जबकि लंबाई देखिए अलग चीज़ है। अगर हम बोलते हैं वह बहुत लंबा है, तो लंबा अगर होता वो अलग चीज़ है, लेकिन लंबाई की बात करते हैं तो ये संज्ञा में आ जाएगा। बुढ़ापा की बात करते हैं संज्ञा में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं यहाँ पर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 29 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरि गीतिका हो जाएगा। याद रखिएगा हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, तो 14 और 16 मात्राओं पर यति होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से बताइए कौन सा है? 30 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर 30 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निश प्लस पाप, यानी कि निष्पाप। तो ये जो आपका निस उपसर्ग से बना शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो आपसे कह रहा है कि सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प
31 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सर्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सही पर्यायवाची वाली जो पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी व्याल, भुजंग और उरग। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कारतूस है, कारतूस जो है बेसिकली फ्रेंच भाषा से लिया गया है। गार्ड, सूटकेस और ये जो है आपके अंग्रेजी भाषा से। अलमारी आपका कहाँ से, पुर्तगाली का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो आपसे कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है बताइए। 33 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव में जो तीसरा पद है वो महादेव प्रधान होने से यानी कि आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित का सही समासिक विग्रह कौन निम्न में से कौन सा है। रेखांकित का ही बताना, हम वो रेखांकित ढूंढ रहे थे। रेखांकित का समासिक विग्रह करना आपको। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्या हो जाएगा सर। चलिए बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर देखा है 34 में जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या बताइए कितनी मानी है। 35 सभी लोग जवाब दीजिए। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है सर। 8 मानी है। कितनी, 8। तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 8 रस आपके, आप सभी को पता, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है भरत मुनि से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना। आप सभी को तत्सम शब्द को पहचानिए, बताइए। तत्सम शब्द यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। 36 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका कारण है, कारण की बात करते हैं तो ये जो है आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। लोहा, बंदर और दूध आपके तद्भव है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। बताइए गांधी जी ने भैया किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो 37 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। और जवाब देखिए 38 का आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अर्धमागधी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है अर्धमागधी जो है ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। 39 का जवाब दीजिए कि जो दिखाई ना पड़े उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो दिखाई ना पड़े, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 39 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 39 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अदृश्य। तो जो दिखाई ना पड़े उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदृश्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो 40 का जवाब दिए सभी लोग। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो मिलाप शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिल प्लस आप यानी कि आप प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 41 में जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका दीर्घ भी है और आपका विवृत भी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विवृत स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में मुंह जो है आपका खुला हुआ और जीवा जो है नीचे पड़ी रहे, वो आपका विवृत होता है। जैसे आ बोल के देखो, आपका जीव नीचे और मुंह खुल जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो उपेंद्र वज्रा ये किस प्रकार का छंद है। उपेंद्र वज्रा ये किस प्रकार का छंद है, बताइए।
चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में जगड़ और तगड़ में आपके ये समझ लो कि 11-11 वर्ड होते हैं बेसिकली। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43 पर। तो मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है? मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद है वो आपका शब्दानुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शब्दानुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो आपसे कह रहा है कि पलक बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? 44 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपलक। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 6 वाक्यांश, इसको स्किप कर देते हैं तो आप लोग कर ही ले जाते हो। अब आते हैं सीधे हम लोग सामान्य ज्ञान की तरफ। सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से क्या बोलते हैं कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? चलिए 91 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 91 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद। जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे पता है आप सभी को नींद लग रही है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा है कि आभूषण जोशान शरीर में पहना जाता है। जोशान जो है कहाँ पर पहना जाता है? 92 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिए जोशान जो होता है आपकी बाहों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से, गिद्दा आपका पता है पंजाब से है। तो यहाँ पर 93 में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपका जो धूमल है, बिल्कुल सही बात है, धूमल जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 कह रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक सुल्व सूत्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुल्व सूत्र। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, ये बौधायन द्वारा लिखी गई है। आते हैं क्वेश्चन पर 95 पर। तो आपसे कह रहा है कि 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 कह रहा है कि साइबर कानून भारतीय संविधान की किसके अंतर्गत आता है? साइबर कानून 96 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम साइबर कानून की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है कि 600 किलोमीटर लंबे प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसे 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण की मंजूरी दी। तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए बिल्कुल सही बात है सर। 97 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर लोग दे रहे थे। आते हैं 98 पर। तो कह रहा है कौन सा देश G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? 98 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो 98 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भारत। तो G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है वो भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया? क्वेश्चन नंबर आपका 99 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है दांडी। दांडी आप सभी को पता है फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का प्रारूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का प्रारूप नहीं है?
चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। तो 100 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन मॉडल। नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, ये सारे आपके डाटाबेस के प्रारूप है, बट कॉमन मॉडल इसके अंडर में नहीं आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो आपसे कह रहा है कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 101 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 101 में देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा सर आपका? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जो भाग है आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। तो कह रहा है स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के लिए किस नगर में मनाई जाती है? स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश में किस नगर में मनाई जाती है प्रतिवर्ष? 102 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 102 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 103 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 104 पर आते हैं, तो आपसे कह रहा है कि कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ किया था और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया था? क्वेश्चन नंबर 104 सभी लोग जवाब दीजिए। 104 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम। कौन सा सर? भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। तो आपसे कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी लोग नहीं जवाब दे रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा लाल कुर्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती कहा जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 106 जवाब देखिए यहाँ पर। 106 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 106 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आप 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 107 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए सर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 107 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो 107 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? सैडल पीक। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 108 जवाब देखिए यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा कि इसके ऊपर चलाया गया था वी रामास्वामी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? 109 जवाब दीजिए सभी लोग। 109 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो 109 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका महानदी। क्लियर है? चलिए तो 109 में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 109 में जो करेक्ट आंसर है आपका महानदी हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है, उस जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? बताइए। 110 का सभी लोग जवाब दीजिए। 110 का जो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चावल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है चावल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
माफ़ कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। तो कह रहा है कि बहमनी सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? बहमनी सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? 111 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बहमनी सल्तनत की बात करते हैं तो बहमनी सल्तनत में राजधानी जो थी आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी कन्नूर। कौन सी थी आपकी? कन्नूर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 112 का जवाब दीजिए सर। तो याद रखिएगा सरस्वती और जो खान है वो शिप्रा की नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 113 कह रहा है कि ताज उल मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था किसके द्वारा? ताज उल मस्जिद का निर्माण जो है शुरू किया गया था। 113 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा सुल्तान शाह जहाँ बेगम। याद रखिएगा सुल्तान शाह जहाँ बेगम। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 114 का जवाब दीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 114 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था? कब? भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 115 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 1954 में। सबसे पहली बार कब किया गया था? 1954 में। क्लियर है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। तो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 116 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही बात है सर, रसिया यानी कि रूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। तो आपसे कह रहा है कि नए जीएसटी अधिनियम के अकॉर्डिंग अधिकतम कर स्लैब क्या है? नए जीएसटी अधिनियम के अकॉर्डिंग अधिकतम कर स्लैब क्या है? क्वेश्चन नंबर 117 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 28%। क्या है सर आपका? 28%। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 118 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। तो आपसे कह रहा है पुस्तक जो आपका ये गुलामगिरी है इसके लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है बताइए? 119 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो पुस्तक जो गुलामगिरी है दोस्तों याद रखिएगा इसके जो लेखक है ज्योतिबा फुले हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 120 का जवाब दीजिए कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? बताइए भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? 120 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 121 कह रहा है काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है। काहिरा बांध जो है कहाँ पर स्थित है बताइए? काहिरा बांध जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 121 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कैमूर जिला। क्या हो जाएगा सर आपका? कैमूर जिला। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बताइए कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बताइए कौन था? सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। और 122 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा 122 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय था। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? ये तो सभी को पता है। पृथ्वी की सतह का जो 3/4 भाग है किसके द्वारा अधिकृत है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जल के द्वारा, तभी तो नीला दिखाई पड़ता है। 124 कह रहा है कि किस वर्ष में भारत एक गण राज्य बना था? किस वर्ष में भारत एक गण राज्य बना था?
124 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में। 125 का जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 125 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि RTI अधिनियम को ... के दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 126 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा 126 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 जून 2005। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 127 पर, तो आपसे कह रहा है कि किसी प्रबंधन जिनके कई जगहों पर कार्यालय हैं कौन सा प्रारूप उपयुक्त होगा। किसी प्रबंधन जिनके कई जगहों पर कार्यालय है कौन सा प्रारूप जो है आपका उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 127 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। अभी मैंने आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करवाया भी था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी। 128 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुगल शैली। क्या हो जाएगा सर आपका, मुगल शैली। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली आपकी मुगल शैली थी। 129 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया। ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही के जितने पेपर हुए थे ना, जून में, मई में, यहाँ सब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वहाँ पर हर जगह पूछा गया था क्वेश्चन। तो UAE बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। और भारत की इस समय गृह मंत्री कौन है बताइए। 130 का जवाब दीजिए। भारत के गृह मंत्री कौन है, बिल्कुल सही बात सर, अमित शाह। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इसका जो PDF है नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कहीं जाना नहीं है अभी यार, सब लोग सुन के जाओ, PDF मिल जाएगा। और इसके पहले वाला जो वीडियो था हिंदी स्पेशल, उसको नहीं देखा जा करके देखिएगा। और एक चीज़ और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर मैं आपको लगातार GK ट्रिक्स दे रहा हूँ। डायरेक्ट आप हमको मैसेज कर सकते हो, कोई सवाल पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हो, कोई डाउट है आप लोग वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।